नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप RSCIT की तैयारी कर रहे होंगे और आपने स्टार्ट भी कर दी होगी वैसे RSCIT की तैयारी। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने RSCIT की तैयारी स्टार्ट कर दी है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना है आपको और ध्यान से ही आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है, ठीक है। और जिन पर्सनों का आंसर आपको नहीं आता है उन सभी का आंसर मैं भी दे रहा हूँ आपके सामने। तो एक बार आराम से क्लास देखनी है और आराम से आपको क्वेश्चन भी देखने हैं और साथ साथ मैं सब कुछ बताऊंगा इस क्लास के अंदर। और उम्मीद करूंगा ये क्लास काफ़ी बेनिफिट करेगी आपको, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि MS एक्सेल में, किसमें बच्चों, MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सा सिंबल लगाते हैं। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सा सिंबल लगाते हैं। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, एक तरीके से सेल को स्थिर करना, डाटा है ना उसको स्थिर कर दिया जाता है, इसमें फिक्स कर दिया जाता है एक तरीके से। तो उसके लिए हम लगाते हैं दोस्तों डॉलर सिंबल का उपयोग। किसका बच्चों, डॉलर सिंबल का लगाते हैं यहाँ पे। तो हैज का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डॉलर सिंबल का। बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, तो बी ऑप्शन इज राइट, डॉलर सिंबल का लगाया जाता है इसके लिए। तो किन किन बच्चों ने यहाँ पे टिक कर दिया था बी ऑप्शन, जल्दी से मुझे बताना। अब चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल किया जाता है। MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल किया जाता है। इंसर्ट का, रेफरेंस का, मेलिंग का या रिव्यू का। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है रेफरेंसेज का। किसका बच्चों, रेफरेंस का किया जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा, रेफरेंस। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है किसी वेबसाइट का IP एड्रेस जांचने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है। IP एड्रेस क्या होता है एक तरीके से बता देता हूं मैं आपको। IP मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा बच्चों, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जांचने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है भाई। तो इसके लिए किया जाता है बच्चों NS लुकअप। कौन सा, NS लुकअप किया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है VLOOKUP फंक्शन मुख्य रूप से किस दिशा में काम करता है। हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, सर्कुलर या वर्टिकल। तो V4 होता है दोस्तों वर्टिकल होता है। क्या होता है बच्चों, वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, वर्टिकल। क्या आएगा, वर्टिकल आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है मदरबोर्ड पर रैम स्लॉट किससे जुड़ा होता है। मदरबोर्ड पर रैम स्लॉट किससे जुड़ा होता है। साउथ ब्रिज से, नॉर्थ ब्रिज से, बायोस से या CMOS से। तो यहाँ पे मदरबोर्ड की बात की जा रही है ना, तो रैम स्लॉट किससे जुड़ा होता है भाई, तो ये जुड़ा होता है नॉर्थ ब्रिज से। किससे बच्चों, नॉर्थ ब्रिज से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, नॉर्थ ब्रिज। अब चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर बदलने का प्रभाव कहाँ पड़ता है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर बदलने का प्रभाव कहाँ पड़ता है। केवल एक स्लाइड पर, सभी स्लाइड पर, केवल टाइटल स्लाइड पर या केवल लास्ट स्लाइड पर। चार ऑप्शन आपके सामने और चारों में से कौन सा यहाँ पे सही रहेगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी क्लास ले रखी है तो आपको पता होगा कि काफ़ी क्लासेज में मैंने डिस्कशन किया है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर बदलने का प्रभाव कहाँ पड़ता है भाई, सभी स्लाइड पे पड़ता है। किसमें बच्चों, सभी स्लाइड पर, मतलब एक पे कुछ चेंज होगा दूसरे पे भी होगा, तो सभी स्लाइड पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। HTML का पूरा नाम क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज या फिर बात करें हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। HTML का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे HTML का पूरा नाम बात करें यहाँ पे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा बच्चों। क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना आपकी जो एग्जाम है उसमें 2 से 3 फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। 2 तो फिक्स हैं, 2 तो फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे, मतलब 2% आपके सही हो जाएंगे अगर आपको फुल फॉर्म आती हैं तो, ठीक है। तो HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है टास्क मैनेजर से प्रोसेस किल करने के बाद भी प्रोग्राम रीस्टार्ट हो रहा है तो क्या करें। टास्क मैनेजर से
प्रोसेसर किल करने के बाद भी अगर कोई प्रोग्राम रीस्टार्ट हो रहा है तो क्या करना चाहिए? service.msc खोलें, रीस्टार्ट कंप्यूटर, एंटीवायरस स्कैन या डिस्क क्लीनअप। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका जवाब। टास्क मैनेजर से प्रोसेस किल करने के बाद भी प्रोग्राम रीस्टार्ट हो रहा है तो क्या करें? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों service.msc खोलना चाहिए आपको। क्या? service.msc खोलना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 90 प्रश्न की ओर। 9 प्रश्न है कि पिवोट टेबल में ग्रांड टोटल हटाने का ऑप्शन कहाँ मिलता है? होम टैब में, पिवोट टेबल एनालाइज, या फिर टेबल इन टैब में, सॉरी इंसर्ट टैब में, या डाटा टैब में। होम टैब, पिवोट एनालाइज, ग्रांड टोटल, या इंसर्ट टैब या डाटा टैब। तो बात की जा रही है पिवोट टेबल में ग्रांड टोटल हटाने का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो ये मिलेगा दोस्तों पिवोट टेबल एनालाइज में जाकर के ग्रांड टोटल्स। तो बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन आएगा 90 प्रश्न में। उम्मीद करता हूँ 90 प्रश्न आपने सही कर दिया होगा और सही से इसका जवाब भी दे दिया होगा। तो किन किन बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है जल्दी से आप बताना 90 प्रश्न का। ठीक है, अब चलते हैं आज के बिना किसी देरी के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिक रेफरेंस लोकेटर, या बात करें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म रेफरेंस लैंग्वेज। क्या होगा दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम? लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा मैं, आपकी जो परीक्षा है, जो आपकी एग्जाम लगेगी दोस्तों RSCET वाली, उसमें 35 प्रश्न आएंगे। कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे बार बार कि सर कितने प्रश्न आते हैं? तो 35 प्रश्न आएंगे भाई साहब, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। मतलब 35 × 2 करेंगे तो आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। और जो 35 प्रश्न आएंगे उनको सोल्व करने के लिए आपको मिलेगा 60 मिनट का समय। कितना बच्चों? 60 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने मान लो 60 मिनट के अंदर 14 प्रश्न भी सही कर दिए तो आप क्या हो जाओगे? क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको पूरे 35 प्रश्न करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होती है। ठीक है, तो पूरे प्रश्न करके आओ आराम से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जिन बच्चों ने 14 प्रश्न सही कर दिए एग्जाम में वो पास हो जाएंगे, लेकिन आपको पूरे 35 में से 35 प्रश्न सही करके आने हैं, क्योंकि आप मेरी क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा 10वें का। सी ऑप्शन इज राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो मुझे बताइए इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं? भाई जल्दी से बताना मुझे। अब चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है मेल मर्ज में रिसिप्ट लिस्ट फिल्टर करने का ऑप्शन कहाँ है? मेल मर्ज में रिसिप्ट लिस्ट फिल्टर करने का ऑप्शन कहाँ है भाई? एडिट रिसिप्ट लिस्ट में, इंसर्ट फील्ड फिनिश एंड मर्ज में, या प्रीव्यू रिजल्ट्स में। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी रिसिप्ट को फिल्टर करने का ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो वो मिलेगा आपको एडिट रिसिप्टेंट लिस्ट में। ए ऑप्शन इज राइट। 11वीं में क्या आएगा बच्चों? ए ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो उन सभी बच्चों के पास शेयर जरूर करना जिनकी RSCET की एग्जाम है। ओके, कौन सा मेमोरी वोलेटाइल है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव? वोलेटाइल मतलब क्या होता है दोस्तों? सीधी सी बताऊं मैं आपको, इसका मतलब होता है हिंदी में बता दूं, अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कौन सी मेमोरी? अस्थायी मेमोरी कौन सी है अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पे रोम आपकी स्थायी मेमोरी होती है। बात करें पेन ड्राइव भी आपकी क्या होती है? स्थायी होती है भाई। हार्ड डिस्क भी क्या होती है? स्थायी होती है। लेकिन यहाँ पे ये होती है भाई साहब वोलेटाइल मतलब अस्थायी। अस्थायी, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, रैम। अब कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का जो पूरा नाम होता है ना भाई साहब, वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है बच्चों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का पूरा नाम। और रोम का क्या होता है फिर? रोम का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? तो रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी होगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी होगा। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में और आपको गलत नहीं करके आना आपकी बार। ठीक है, तो पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे लगता है, ट्रांजिशन स्लाइड पे लगता है। दोनों ही गलत हैं, दोनों
एक समान है, या फिर बात करें एनिमेशन स्लाइड पे लगता है, ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट पे लगता है। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, जल्दी से आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एनिमेशन की बात करें तो ये लगता है ऑब्जेक्ट पे, किस पे दोस्तों, ऑब्जेक्ट पे लगता है। और यहाँ पे ट्रांजिशन लगता है दोस्तों दो स्लाइडों के बीच में, जैसे एक स्लाइड ये रही एक ये रही, दो स्लाइडों के बीच में लगता है ये, ठीक है। तो दो स्लाइडों के बीच का इफेक्ट जो नजर आता है ना, इफेक्ट, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आएगा एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे लगता है, ट्रांजिशन स्लाइड पे लगता है, मतलब 13वें में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे लगता है, ट्रांजिशन स्लाइड पे लगता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न के, और अगला प्रश्न है हमारा कि OSI मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है। OSI मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है, IP है, HTTP है, FTP है या TCP है। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। तो बात करें यहाँ पे IP OSI मॉडल का मुख्य लेयर कौन सा होगा भाई, तो वो होगा TCP। कौन सा होगा बच्चों, TCP होता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, TCP। अब कोई पूछे आपसे TCP का पूरा नाम क्या होता है भाई, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, TCP का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है बच्चों ट्रांसमिशन। मैं लिख देता हूँ एक बार अच्छे से, T फॉर ट्रांसमिशन, TRANSMISSION, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, CONTROL, कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यहाँ पे TCP का पूरा नाम होता है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों FTP का पूरा नाम क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, कई बार ये पूछ लिया जाता है पूरा नाम इनका। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर मान लो HTTPS है, ठीक है, PROTOCOL प्रोटोकॉल, अगर मान लो HTTPS होता तो सिक्योर हो जाता उसका एस का, है ना। और IP का क्या पूरा नाम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो फुल फॉर्म मैंने बताई है आपको एकदम याद हो जानी चाहिए भाई, कि IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और TCP का जो एक नया यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फुल फॉर्म की, वह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। OSI मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य प्रोटोकॉल होता है ये। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कौन सी फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में किस टैब में मिलता है। एक तरीके से जब हम किसी भी सेल में अलग अलग कलर देना चाहते हैं कंडीशन के आधार पर, तो वो ही मिलता है। तो यहाँ पे जो ही मिलती है वो मिलती है दोस्तों इंसर्ट में नहीं मिलती है, डाटा में नहीं, होम टैब में मिलती है। सी ऑप्शन इज राइट। इसमें आएगा बच्चों 15वें में सी ऑप्शन आएगा। तो इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। क्लास कैसी लग रही भाई, अच्छी लग रही हो तो सभी उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCAT के एग्जाम है। 16 प्रश्न है कि फायरवेल का मुख्य काम क्या है। फायरवेल का मुख्य काम क्या है, वायरस स्कैन, अनवांटेड ट्रैफिक को रोकना, बैकअप लेना, स्पीड बढ़ाना। फायरवेल का मुख्य काम क्या है, वायरस स्कैन, अनवांटेड ट्रैफिक को रोकना, बैकअप लेना या स्पीड बढ़ाना। तो फायरवेल की बात करें एक तरीके से तो एक ऐसी दीवार होती है जो अनवांटेड ट्रैफिक को रोकती है। ये तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, अनवांटेड ट्रैफिक को रोकना। क्या आएगा बच्चों 16वें में, अनवांटेड ट्रैफिक को रोकना, ठीक है। अनवांटेड मतलब अनचाहे ट्रैफिक को रोकना, ठीक है। अब चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सेक्शन ब्रेक लगाने से क्या फायदा होता है। सेक्शन ब्रेक लगाने से क्या फायदा होता है भाई। पहला ऑप्शन डिफरेंट हेडर फुटर के लिए, फॉन्ट बदलना, इमेज इंसर्ट करना या स्पेलिंग चेक। बताइए बच्चों क्या होगा यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगाने का मुख्य फायदा। तो बात करें यहाँ पे सेक्शन ब्रेक का, तो स्पेलिंग चेक के लिए भी नहीं होता है, इमेज इंसर्ट के लिए भी नहीं, फॉन्ट बदलने के लिए भी नहीं, यहाँ आएगा डिफरेंट हेडर फुटर के लिए, ठीक है। अब बात करें हेडर फुटर क्या होता है भाई। हेडर फुटर मान लो ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का जो टॉप शीर्ष भाग होता है, टॉप का जो हिस्सा होता है ये वाला, यहाँ पे तो लगता है भाई शीर्ष पे तो लगता है एक तरीके से हेडर। कौन होता है बच्चों, हेडर होता है,
ठीक है। और जो बॉटम का जो हिस्सा होता है ना डॉक्यूमेंट का, वो बॉटम का जो हिस्सा होता है भाई, BOTTOM बॉटम का, उसे हम बोलेंगे फुटर। क्या बोलेंगे बच्चों? फुटर बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले हिस्से में हेडर लगाया जाता है और बॉटम में लगाया जाता है दोस्तों फुटर, ठीक है। और आपको डिफरेंट चाहिए, अलग अलग चाहिए सभी पेजों में, तो उसके लिए हम सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको अलग अलग हेडर फुटर लगाना है अलग अलग पेज में, तो मतलब अलग अलग तरीके का, तो आप डिफरेंट हेडर के लिए सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 तो ये होता है बच्चों 32 बिट का। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन संख्या थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है, 31 नहीं है बच्चों, ये है 18वां क्वेश्चन, ठीक है। कई बार हो जाती है मिसप्रिंट, ठीक है। 18वां प्रश्न है ये। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ 18वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। 19वां है कि ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? लैन, वैन, मैन या पैन? तो ब्लूटूथ की रेंज बहुत कम होती है, 15 मीटर की समथिंग होती है, 10 से 15 मीटर मान सकते हो आप इसकी रेंज। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पैन। पैन जो एरिया होता है, ठीक है, ये सबसे कम एरिया में फैलता है ये नेटवर्क, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? कोई पूछे पैन, अगर नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क का सवाल आ रहा है कि नेटवर्क पैन का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या आएगा बच्चों? P फॉर पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल। A फॉर एरिया, एरिया। N फॉर नेटवर्क। याद हो गया होगा आपको, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन। मैन क्या होता है भाई? मैन का पूरा नाम क्या होता है? अगर किसी बच्चे को आता है मैन का पूरा नाम, जल्दी से बताइएगा। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? मेट्रो, METRO, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये भी हो गया। अब बात करें वैन का क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है बच्चों? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो लैन का पूरा नाम क्या होता है भाई? तो लैन का पूरा नाम होता है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चारों नेटवर्क की फोटो क्या लिख दिया मैंने आपको सामने। अब चारों का आपका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि लैन का पूरा नाम क्या होता है, वैन का क्या होता है, मैन का क्या होता है और पैन का क्या होता है। तो ये फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखना, फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। और कई बार आपको बहुत ईजी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और आप उसको गलत करके आते हैं, तो गलत नहीं करना। और आपको मैंने चारों बता दिया, एक बार फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद में आंसर देने की भी मतलब एक तरीके से पता लगी जाएगा आपको सारी चीज़ें। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एरे फॉर्मूला एक्सेल में कैसे एक्टिवेट होता है? कंट्रोल प्लस एंटर से, शिफ्ट एंटर से, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से या अल्ट एंटर से? तो दोस्तों एरे फॉर्मूला की बात की जाए तो ये जो एक्टिवेट होता है ना, वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर से होता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 20वां प्रश्न भी आपने सही कर दिया होगा। और अब तक मतलब इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपने सही किए हैं, और साथ में ऐसे कितने बच्चे हैं जो पहली बार RSAT के एग्जाम देंगे और पहली बार तैयारी स्टार्ट की उन्होंने, और ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने आज ही पहली बार क्लास देखी मेरी और आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो उन सभी बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो RSAT के एग्जाम देंगे अब की बार, ठीक है। 21वां प्रश्न है कि CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट या कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट? तो CPU का जो पूरा नाम होता है बच्चों वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ठीक है। अब CPU कई तरीके के सवाल पूछ लिया जाता है, या तो आपसे फुल फॉर्म पूछ जाती है इसकी, या बोलते हैं कि CPU क्या है? तो ये होता है दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क, माइंड बोल सकते हो, दिमाग बोल सकते हो कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है भाई? CPU होता है। क्या होता है भैया? CPU होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ CPU का पता लग गया होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। और CPU को वैसे 3 भागों में बांटा जाता है एक तरीके से। एक तो होता है भाई ALU में, है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है CU कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट मतलब MU। ये 3 मुख्य भाग होते हैं इसके, CU, ALU और MU,
कई बार एएलयू का पूरा नाम पूछ लिया जाता है आपसे, तो एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा नाम होता है। कंट्रोल यूनिट होता है सीयू का पूरा नाम, और मेमोरी यूनिट होता है एक तरीके से एमयू का नाम। ठीक है, निर्देशों को कंट्रोल कौन करता है? सीयू करता है। कौन करता है? निर्देशों को कंट्रोल करता है सीयू। ठीक है, और एएलयू करता है अरिथमेटिक और लॉजिक गणनाएं करता है एक तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा सब कुछ। और 21 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अंदर बताना। और मैंने बताया था भी आपको सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां, ट्रैक चेंजेज एमएस वर्ड में किसके इस्तेमाल के लिए होता है? स्पेलिंग चेक, इमेज एडिटिंग हिस्ट्री रखने के लिए, या टेबल क्रिएट करने के लिए। ट्रैक चेंजेस की बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी बच्चों? ट्रैक चेंजेस की। तो ट्रैक चेंजेस क्या करता है? जैसे कोई भी हिस्ट्री देखने के लिए, जैसे कि उसको अगर ऑन कर देते हैं आप एक बार, तो हिस्ट्री देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ऑन करने के बाद में क्या करता है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो ना, तो पता लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एडिटिंग हिस्ट्री रखने के लिए। एडिटिंग हिस्ट्री मतलब जो बदलाव किया आपने उस हिस्ट्री को रखने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 22वें में आपने सभी ने सी ऑप्शन टिक किया होगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां, एक्सेल में डॉलर सिंबल $1 क्या दर्शाता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, या नो रेफरेंस। जब भी आपको दिखाई दे कोई डॉलर सिंबल ऐसा, उसके अंदर मान लो कोई भी एड्रेस दिखाई देता है। जैसे मान लो इसमें एड्रेस क्या छिपा था? एक सेल एड्रेस था A1। कौन सा था? A1 था। इसको मैंने स्थिर करने के लिए या फिक्स करने के लिए, ठीक है भाई, चेंज ना हो इसमें, तो मैंने डॉलर सिंबल A लगा दिया, मतलब एक हो गया, कॉलम लॉक कर दिया, और यहाँ पे डॉलर सिंबल 1 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, मतलब स्थिर रेफरेंस हो गया। ए ऑप्शन इज राइट। अब बात करें यहाँ पे A1 जो आपका रेफरेंस मतलब सेल एड्रेस था, उसके अंदर ए तो होता है भाई साहब कॉलम का नाम। क्या होता है? कॉलम होता है। और 1 क्या होती है? रो होती है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉलम और रो से मिलकर के क्या बनता है एक तरीके से, या कॉलम और रो के विभाजन से क्या बनता है? तो सेल बनती है। और सेल में ए क्या होता है? मतलब शुरुआत का जो अक्षर होता है उसे क्या बोलेंगे? कॉलम का नाम होता है, और जो संख्या होती है उसे बोलेंगे रो का नाम। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 24वां, कि वायरस और वर्म में क्या अंतर होता है? वायरस और वर्म में क्या अंतर होता है? दोनों एक समान होते हैं। वर्म फाइल अटैच करता है, वायरस नेटवर्क नहीं फैलता है पर नहीं फैलता है, या वायरस फाइल अटैच करता है और वर्म स्वतंत्र रहता है। दोस्तों यहाँ पे वायरस और वर्म की बात की जाए तो वायरस क्या करता है? फाइल को अटैच करता है, और वर्म क्या रहता है? स्वतंत्र तरीके से फैलता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों ये हो गए 24%। और अब चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो आखिरी प्रश्न है आज का कि गोल सिक एक्सेल में किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? गोल सिक एक्सेल में किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? टारगेट वैल्यू अचीव करने के लिए, सम कैलकुलेट के लिए, चार्ट बनाने के लिए, या फिल्टर लगाने के लिए? बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? गोल सिक एक्सेल में किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टारगेट वैल्यू अचीव करने के लिए, सम कैलकुलेट के लिए, चार्ट बनाने के लिए, या फिल्टर लगाने के लिए? बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे। तो गोल सिक एक्सेल में जो इस्तेमाल किया जाता है ना बच्चों, वो किया जाता है टारगेट अचीव करने के लिए। क्या दोस्तों? टारगेट अचीव करने के लिए किया जाता है। और लगा लीजिए दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। 25वें में क्या आएगा बच्चों? ए ऑप्शन आएगा। अब इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने % हो चुके हैं सही, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और जाते जाते मैं आपको एक HW दे के जा रहा हूँ, जो मैंने इसी क्लास में सॉर्ट आउट कराया था आपको। मैं यहाँ पे होमवर्क दे के जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में सभी। ठीक है, जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं किन किन बच्चों को क्लास में ध्यान था आज की में, जो मैंने क्लास में सोल्व कराया था यहाँ पे, मतलब बताया था मैंने आपको एफटीपी का पूरा नाम। तो बताइए जल्दी से एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, ये चैनल न्यू है आरएससीआईटी के लिए। ठीक है, तो ये मैंने उन बच्चों के लिए चैनल बनाया है नया दोस्तों, जो बच्चे आरएससीआईटी के एग्जाम देंगे और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो ये सेपरेट चैनल है आपका, जिसमें सिर्फ आरएससीआईटी वीडियो आने वाली हैं। तो जिन बच्चों को अच्छी खासी तरीके से तैयारी करनी है वो सभी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ठीक है, क्या नाम है चैनल का? आरएससीआईटी एग्जाम वाला। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि आरएससीआईटी एग्जाम वाला, ठीक है, मैंने उन
बच्चों के लिए बनाया है सेपरेट चैनल, जो बच्चे सिर्फ RSAT की तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सारी वीडियो देखना एक तरीके से, कंप्लीट तरीके से, और इस वीडियो को उन सभी बच्चों के पास ज़रूर शेयर करो जिनकी RSAT के एग्जाम है, ठीक है। आपके जो भी फ्रेंड हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, सभी जो बच्चे जो RSAT की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगली नई क्वेश्चन की क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।